हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसा आप जानते हैं, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है एम्प्लॉय की। सेक्शन 2 क्लॉज 13 में ये डेफिनेशन दी हुई है। इसको मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। क्यों? बिकॉज बोनस पाने के लिए सबसे बड़ी एक जो क्वालिटी होती है वो होता है कि आप एक एम्प्लॉय होने चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द बोनस एक्ट। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको बोनस मिलेगा, आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो फिर बोनस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करिए। जैसे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एटलीस्ट एक अकाउंटिंग ईयर में कितने दिन, कम से कम 30 डेज आप काम करेंगे। अगर आपने 30 दिन काम किए हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं, और आपने अगर 30 दिन काम नहीं किए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे और फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो उसकी एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी, और दूसरा कि भाई आप एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो एलिजिबिलिटी के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है कि कम से कम एक ईयर में 30 दिन आप काम करेंगे तो बोनस एंटाइटल्ड होंगे आप पाने के। एम्प्लॉय कौन होता है? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि कौन होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो हायर किया गया हो, भाई रेमुनरेशन पे, या फिर जो भी आप देना चाहते हैं उसे, उसको हायर किया आपने, पैसा देंगे, रिवॉर्ड देंगे, कुछ भी देंगे, उसको रेमुनरेशन देंगे। और क्या काम करने के लिए? तो काम आप करवाएंगे उससे स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनेजरियल, मैनुअल, सुपरवाइजरी। आप उससे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करा सकते हैं, आप उससे कोई भी टेक्निकल वर्क करा सकते हैं, आप क्लैरिकल वर्क करा सकते हैं। तो इस तरह के काम करने वाला पर्सन एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है, और वो अपने टर्म्स कंडीशन, एक अग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन जो एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं या फिर इंप्लाइड हो सकते हैं, दोनों। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि बोल करके या लिखित में वो नेगोशिएट किए जाएं कि भाई देखिए इन टर्म कंडीशन पे आपको काम करना है। तो वो टर्म कंडीशन क्या हो सकते हैं? एक्सप्रेस, लिखित या ओरल हो सकते हैं, या फिर इंप्लाइड। वहां जो लोग काम करते हैं अपने आप पता चल जाता है कि किन टर्म कंडीशन पे काम करना है। तो ये इंप्लाइड चीजें होती है, बताने की जरूरत नहीं होती। तो एम्प्लॉय वो होता है जो कुछ रेमुनरेशन के लिए काम करे। भाई हम फ्री में बुला के किसी को काम कराए ना, वो एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा फिर। तो कुछ पैसे के लिए काम करे, और साथ साथ वो कौन सा काम करे वो मैंने बताया आपको। काम को, वो जो वर्क है ना, वो हम याद करा देंगे आपको, कौन कौन से काम वो कर सकता है और कैसे काम करने वाले को एम्प्लॉय मानते हैं। तीसरी बात, जब रेमुनरेशन की बात करते हैं ना, तो यहां पर एक प्रोविजन है कि एम्प्लॉय वही माना जाएगा, सब लोग नहीं माने जाएंगे। वो एम्प्लॉय भले ही हो लेकिन वो नहीं माने जाएंगे यदि वो 21,000 रुपए एक महीने में, 21,000 रुपए की सैलरी या उससे कम पाता है। 21,000 से कम पाएगा तो एम्प्लॉय मानेंगे, 21,000 से ज्यादा अगर वो पाता है तो फिर उसे एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और ये एक अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट आया था दिसंबर 2015 में, बट दिस वाज रेट्रोस्पेक्टिवली एनफोर्सिबल सिंस 1 अप्रैल 2014। ये 1 अप्रैल 2014 से रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव हो गया था। इवन इट वाज इन क्रिएटेड और इट वाज पास्ड इन 2015 दिसंबर। ठीक है, ओके। इसमें कहा यह गया कि कोई भी पर्सन, कर्मचारी जो 21,000 रुपए से कम सैलरी पाता है, उसी को हम बोनस के लिए एम्प्लॉय मानेंगे। और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2014 से। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि एम्प्लॉय कौन हो सकता है? एक तो रेमुनरेशन के लिए काम करे, तो रेमुनरेशन कितना? 21,000 से कम। दूसरा, वो स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल, इस तरह के वर्क कर रहा हो। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इंप्लाइड भी हो सकती हैं। और इसमें अप्रेंटिस को शामिल नहीं करेंगे। अप्रेंटिस जो होता है, सर अप्रेंटिस क्या होता है? जैसे अप्रेंटिस होता है कि जो आपके पास आता है कुछ सीखने,
वो अभी ट्रेनी होता है, वो सीखने आता है और वो आपका कर्मचारी नहीं होता। वो सीख करके फिर अपना चला जाएगा। वो आपके यहाँ काम, कोई जरूरी नहीं कि आपके यहाँ काम करे। हो सकता है कि आप उसको अपॉइंट कर लें सीखने के बाद, बट उसे ये माना जाता है कि वो आपके यहाँ कर्मचारी के होने के रूप में या फिर आगे चल करके वो काम करने के लिए नहीं आता है, इसलिए अप्रेंटिस को वहां नहीं रखते। जैसे एक आर्टिकल है, अब मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आर्टिकलशिप होती है उसका क्या, वो भी तो एक अप्रेंटिस ही होता है, सीखने आता है काम, तो बताइए ना, वही तो होता है। तो उस अप्रेंटिस को बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, दुख की बात है, लेकिन नहीं मिलेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो एक छोटी सी और बात मैं इसमें जोड़ दूं। मैंने जब 21,000 रुपए की बात की ना, तो यहां पर 21,000 रुपए हम उन एम्प्लॉइज के लिए लेंगे जो यहां काम कर रहे हैं, और जब बोनस का कैलकुलेशन करेंगे तो उनकी सैलरी हम 21,000 नहीं लेंगे, तब उनकी सैलरी हम लेंगे कितनी? 7,000। पूछिए क्यों? बिकॉज ये भी पहले एक, अच्छा क्या है समझ लीजिए, 7,000 रुपए हम बोनस के कैलकुलेशन के लिए लेंगे कि भाई अगर आप 21,000 से कम पाते हैं तब तो आप एम्प्लॉय हैं, लेकिन बोनस आपको कितने रेट पर मिलेगा? अगर आपकी सैलरी 7,000 रुपए से अधिक है, you are getting more than rupees 7,000, then in that case you will be calculated bonus only at the rate of rupees 7,000। 7,000 रुपए के हिसाब से आपका बोनस का कैलकुलेशन होगा। भले आपका सैलरी, आपका वेज आपका 18,000, 15,000 या 20,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉई हैं आप, आपको बोनस मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितने के हिसाब से? 7,000 रुपए के हिसाब से। लेकिन सवाल उठा, सर अगर ये 7,000 से कम हो तो फिर 7,000 से कम है जैसे 6,000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर 6,000 के हिसाब से आपका बोनस का कैलकुलेशन होगा। लेकिन उन एम्प्लॉइज का जिनका 7,000 के ऊपर सैलरी जाती है, उनके बोनस का कैलकुलेशन केवल 7,000 रुपए पे होगा। और ये भी अमेंडमेंट है, पहले ये अमाउंट 3,500 रुपए हुआ करता था, जिसे डबल करके 7,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ये भी उसी साइमल्टेनियस अमेंडमेंट है। इतनी बात समझ आ गई। अब आइए कुछ इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात कर लें। एक्सक्लूजन तो मैंने बता दिया आपको कि अप्रेंटिस को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन किसको शामिल करेंगे जरा ये सुन लीजिए। एक टेम्पोररी एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय, चलिए दो ले लेते हैं साथ में, टेम्पोररी और पार्ट टाइम। टेम्पोररी और पार्ट टाइम इनको शामिल किया जाता है एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग बोनस। इनको बोनस देने के लिए हम एम्प्लॉय की कैटेगरी में शामिल करेंगे। अब हमारा सवाल आपसे है कि ये टेम्पोररी और पार्ट टाइम में क्या कोई फर्क होता है क्या? टेम्पोररी और पार्ट टाइम में कोई फर्क होता है क्या? दिमाग घूम रहा है आपका? आइए मैं आपको बताऊं कि क्या फर्क होता है टेम्पोररी में और पार्ट टाइम में। टेम्पोररी का मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय फॉर द टाइम बीइंग हम उसको एम्प्लॉय करते हैं, उसका काम लेते हैं, एंड देन फिर उसको रिलीज कर देते हैं फॉर हिज ओन होम, अपने घर जाने के लिए कि भाई जाओ अब हमारा काम हो गया। ही इज और शी इज कॉल्ड टेम्पोररी एम्प्लॉय। वो हो सकता है कि पूरा का पूरा काम करे, तो उनको जो हम बोनस देंगे वो नंबर ऑफ डेज जितना भी वो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उनको देंगे। और इसके लिए अगर पूरे वर्किंग डेज आपने काम नहीं किए हैं, आप टेम्पोररी हैं, साल भर में पूरे वर्किंग डे काम नहीं किए हैं, तो प्रोपोर्शनल डिडक्शन होती है, उसके लिए सेक्शन 13 आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। पार्ट टाइम क्या होता है? पार्ट टाइम इज नॉट अ टेम्पोररी एम्प्लॉय, ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉय। टेम्पोररी इज नॉट अ परमानेंट, पार्ट टाइम इज अ परमानेंट एम्प्लॉय एंड ही वर्कड permanently for the organization but not whole time in the sense he is part timer, he works only part of the day। वो केवल कुछ घंटों के लिए काम करता है एक दिन में, वो पूरे दिन काम नहीं करता है। जैसे स्वीपर की बात करें, अगर अब स्वीपर 2 घंटे सुबह काम करता है, 2 घंटे शाम को काम करता है, तो ये क्या है? ये पार्ट टाइम है लेकिन परमानेंट है, हमेशा आएगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेम्पोररी और परमानेंट में फर्क हुआ। टेम्पोररी जितने नंबर ऑफ डेज काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको बोनस दिया जाएगा। पार्ट टाइम को जितने दिन वो काम कर रहा है उतने दिन के हिसाब से दिया जाएगा। वो परमानेंट है, वो पूरे अकाउंटिंग डेज में काम करेगा। क्लियर है? इसके बाद अच्छा ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कौन कौन एम्प्लॉय एलिजिबल हैं। तो एक टेम्पोररी हो गया हमारा वर्कमैन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज वर्कड। दूसरा पार्ट टाइम एम्प्लॉय, जैसे स्वीपर इंगेज है ऑन अ रेगुलर बेसिस एंटाइटल्ड टू बोनस। ये केसेस हैं
जिस केस में ये डिसाइड किया गया है। अच्छा, इसके बाद डिसमिस्ड एम्प्लॉय। आइए, डिसमिस एम्प्लॉय क्या होते हैं? मेरा कोई कर्मचारी था, मैंने उसको देखा कि वो कुछ गलतियां कर रहा है और उस गलतियों की वजह से मैंने उसको डिसमिस कर दिया, हटा दिया। लेकिन मेरे आंखों पे कुछ पर्दे लगे थे, मेरे आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, मैं ठीक ढंग से देख नहीं पा रहा था कि वो गलतियां क्या कर रहा है, मैं उन गलतियों को समझ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक गलती कर दी कि उसको डिसमिस करने के लिए जो बेसिस मैंने लिया था दैट वाज नॉट टू करेक्ट। और बाद में मुझे पता चला कि मैंने कुछ गलती कर दी, उसकी गलती थी नहीं, मेरी वजह से गलती हो गई और उसको मैंने हटा दिया। और दोबारा हमने उसको रीइंस्टेट किया विद बैक वेजेस, मतलब जो टाइम वो काम नहीं किया है वो भी वेज देंगे उसको, और दोबारा से काम पे अलाउ किया मैंने। तो क्या उसे भी बोनस मिलेगा? जी हाँ, हो सकता है 2 साल बाद उसको एम्प्लॉय किया हो, तो पिछले 2 साल का भी बोनस तो मिलना चाहिए ना। हाँ जी, मिलना चाहिए। तो उसको रीइंस्टेट किया जा रहा है। रीइंस्टेट का मतलब होता है ऐसे ही अप्लाई करना जैसे ही शुरू से हो, ऐसे ही अपॉइंट करना जैसे वो शुरू से हो। तो रीइंस्टेट विद बैक वेजेस, उसको वो भी बोनस की कैटेगरी में आएगा, एम्प्लॉय की कैटेगरी में बोनस पाएगा। क्लियर है? उसके बाद रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। रिट्रेंच क्या होता है? छटनी होती है। रिट्रेंच एम्प्लॉय होते हैं कि जिनको काम ना होने की वजह से हटा दिया जाता है। जैसे कभी समय था कोरोना का, आपको याद होगा कोरोना का समय। कोरोना के टाइम पर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने यहां से काफी एम्प्लॉइज की छंटनी की, काफी एम्प्लॉइज को ड्यूटी से ऑफ कर दिया, कहा कि भाई हम अब पे नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर आवर अर्निंग कैपेसिटी इज नॉट सो हाई, सो वी कैन एबल टू पे यू सैलरी। तो अब ये क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो अब इनको हटाया जा रहा है। तो सपोज इन्होंने कुछ टाइम काम किया, लेकिन ध्यान रखिएगा अब इन्होंने अगर 30 दिन तक काम किया है, 30 वर्किंग डेज काम किए हैं, तो फिर इनको बोनस मिलेगा। लेकिन 30 वर्किंग डेज काम नहीं किए हैं तो फिर बोनस कैसे मिलेगा? भले ये रिट्रेंच है, लेकिन अगर रिट्रेंच भी हैं और उन्होंने 30 डेज काम किए हैं वर्किंग डेज, तो उन्हें बोनस मिलेंगे जितने दिन उन्होंने काम किया है उस हिसाब से, लेकिन बोनस मिलेगा उन्हें, रिट्रेंच को भी मिलेगा। ठीक, तो डिसमिस्ड, रीइंस्टेटेड विद बैक वेज, रिट्रेंच्ड, इनको भी मिलेगा, ये दोनों लोग पाएंगे। तो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, dismissed employee eligible to get bonus provided he has worked for a minimum qualifying period, that is 30 days. clear है ना? okay, and finally जो हमारे पीस रेटेड वर्कर होते हैं, पीस रेटेड जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जो पीसेस होती हैं, जितना काम करते हैं उस हिसाब से। आप जानते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बता रखा है सेक्शन 31A। तो प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस के हिसाब से उनको पीस रेटेड वालों को भी कर्मचारी मान करके बोनस दिया जाता है। वो नंबर ऑफ पीसेस जो होते हैं उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना? और यदि वो जो टाइम के हिसाब से काम करते हैं उससे कम उनका आता है तो फिर उनको टाइम के हिसाब से दिया जाता है, वो 31A डील करता है। तो वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी थी और ये इंक्लूजन्स थी जिनको हम लोग सैलरी में इंक्लूड करके आते हैं। तो बताइए कौन कौन लोगों को हम लोग एम्प्लॉय में इंक्लूड करते हैं? पहला हो गया आपका टेम्पररी एम्प्लॉय, दूसरा पार्ट टाइम एम्प्लॉय, एक रिट्रेंच्ड हो गया, एक डिसमिस्ड हो गया, और एक आपका पीस रेटेड हो गया, उसे भी हम इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है? चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है?